आज का वीडियो और आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आपको अपनी जन्म कुंडली में ढूंढना है चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हुए हैं आप ये चेक करिए कि चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। इसी तरह ये भी चेक करिए कि जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर पीछे कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। दरअसल जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए मैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जहाँ पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, अगर चंद्रमा से एक घर आगे ग्रह बैठे हैं या कोई भी ग्रह बैठा है तो इसे कहते हैं सुनफा राजयोग। अगर चंद्रमा से एक घर पीछे कोई भी ग्रह बैठा है तो इसे कहते हैं अनफा राजयोग। अगर चंद्रमा के दोनों ओर कोई ना कोई ग्रह बैठा हो तो इसे कहते हैं दरुधरा या दुर्धरा योग। और अगर चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है तो इसे कहते हैं केमद्रुम दोष। अब देखिए इसमें भी कुछ नियम है। कहा गया कि चंद्रमा से एक घर आगे सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर अगर कोई ग्रह बैठे तो उसे कहते हैं सुनफा राजयोग। इसी तरह बोला गया कि चंद्रमा से एक घर पीछे राहु, केतु और सूर्य को छोड़कर अगर कोई ग्रह बैठा हो तो इसे कहते हैं अनफा राजयोग। ज्योतिष के कुछ जानकारों ने अपनी कुछ किताबों में एक जगह मेंशन किया कि हमको सूर्य को भी गिनना चाहिए अनफा या सुनफा या अनफा राजयोग में, लेकिन बाकी के ज्योतिष के जानकारों ने यह कहा कि नहीं, सूर्य की गिनती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह राहु और केतु की गिनती नहीं होनी चाहिए उसी तरह सूर्य की गिनती भी नहीं होनी चाहिए। आज जो हम बात करने आए हैं वो अनफा या सुनफा राजयोग के बारे में नहीं है। आज हम जो बात करने आए हैं वो चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करने आए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले घर में यानी चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह बैठा है तो फिर ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं चंद्रमा से एक घर आगे अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ये हम जानेंगे। देखिए, चंद्रमा से जब एक घर आगे की बात होती है तो ये मतलब बात हो रही है आपके चंद्र कुंडली की। जितना हमारे जन्म कुंडली में हमारे जन्मांग या जन्म लग्न का जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव चंद्रमा या चंद्र कुंडली का भी पड़ता है। दक्षिण भारत में तो कुछ विधाओं में चंद्र कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है, चंद्र कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, वो एनालिसिस लग्न कुंडली से ज्यादा किया जाता है। और जन्म कुंडली में ऐसी ऐसी विधाएं हैं जो अभी हम लोगों को शायद पता भी नहीं है। उन्हीं में से एक चंद्र कुंडली भी है। कई बार अगर लग्न कुंडली बहुत कमजोर हो जाए तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग इंसान को रेमेडीज या उपाय करवाए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता या अच्छी सफलता प्राप्त करे। जन्म कुंडली का दूसरा भाव या चंद्र कुंडली का दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भले ही बात चंद्र कुंडली से हो या भले ही बात लग्न कुंडली से हो, दूसरा भाव धन को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है, पड़ोसियों को दिखाता है, संचित धन को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, वगैरह वगैरह। तो जब भी चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह बैठेगा तो मन से दूसरे भाव में जाने की वजह से वो आपके जीवन में बहुत एक्टिव हो जाएगा। कैसे, आइए बताते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे बात सुनफा राजयोग की नहीं हो रही। जब मैं आगे आने वाले समय में हम लोग एक वीडियो में अनफा और सुनफा, दरुधरा या दुर्धरा और केमद्रुम दोष के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मेन मुद्दा है ये बताने का कि जब चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह बैठता है तो उसका क्या प्रभाव आपको अपने सामान्य जीवन में दिखाई देता है। अब इतना याद रखिएगा कि ये जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये चर्चा हमेशा आपको अपने जन्म लग्न को भी अपने दिमाग में रखना है, यानी जन्म कुंडली को आपको भूलना नहीं है। हालांकि ये चंद्र कुंडली की बात ही हो रही है क्योंकि चंद्रमा से एक घर आगे मतलब हम चंद्र कुंडली की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रभाव आपके लग्न कुंडली का भी रहेगा। जैसे किसी इंसान की जन्म कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे सूर्य बैठे हों तो ऐसे इंसान का जीवन जो है प्रभावशाली होता है। खास तौर पे ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो बहुत प्रभावी होती है। कहते हैं कि अगर चंद्रमा से एक घर आगे सूर्य बैठा हो तो ऐसा इंसान कटु सत्यवादी होता है, यानी वो जो बोलता है थोड़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन लोगों के मुंह पर बोलने वाला होता है, साफ और स्पष्ट बोलने वाला होता है। चंद्रमा से एक घर आगे जब सूर्य होते हैं तो अगर सूर्य जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं यानी जन्म लग्न में अच्छे हैं और उनकी स्थिति अच्छी है तो पैतृक संपत्ति बहुत कम विवाद में या बिना विवाद के भी मिल जाती है। लेकिन सूर्य अगर पीड़ित हो जाएं तो यही पैतृक संपत्ति के लिए इंसान को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। धन की स्थिति चंद्रमा से जब भी एक घर आगे सूर्य होते हैं तो वैसे अच्छी ही होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी चंद्रमा के साथ चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे सूर्य हो तो ये जो जन्म है ये जन्म आपका अमावस के आसपास का माना जाएगा, यानी जब आपका जन्म हुआ था उस समय अमावस तिथि आसपास थी।
अब क्योंकि चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ हुए तो आपका अमावस के दिन जन्म हुआ है। अगर आप सूर्य आसपास हैं तो इसका मतलब अमावस को बीते हुए या अमावस की तिथि को हुए आपके जन्म में काफ़ी करीबी जो है विश्लेषण था आपका, और जब आपका जन्म हो रहा था उस समय अमावस जो है आसपास ही था। अमावस के आसपास जन्म होने की वजह से या अमावस के दिन जन्म होने की वजह से चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो गए तो एक साथ आपका मन भी निराशा की तरफ जाएगा, यानी मन भी जो है स्थायी नहीं रहेगा, और चंद्रमा ही माँ के प्रतीक होते हैं। तो गौर करिएगा, जिनकी भी कुंडली में जबरदस्त अमावस दोष लगा हुआ हो, चंद्रमा पीड़ित हो रहे हो, ऐसे लोगों की माँ को देखिएगा, मदर को देखिएगा, हेल्थ इश्यूज और मतलब मानसिक परेशानी दोनों ही ऐसे लोगों की माताओं में देखने के लिए मिलती है कि माता जो है भले ही कारण कुछ और हो लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। चंद्रमा से एक घर आगे जब मंगल बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं। ऐसे लोग उन जगहों पे जहां पर जरूरत है दिल खोल के अपनी बात को रखते हैं। ऐसा इंसान दबेगा नहीं किसी से, उसकी आवाज में एक प्रभाव होगा। अगर वो अपने सामने कुछ गलत होता हुआ देख रहा है तो भले ही कितनी विकट परिस्थिति हो वो सामने बोल देगा कि ये गलत हो रहा है। दूसरे भाव में मंगल हो तो ऐसा इंसान अपने परिवार में, कुटुंब में और अपने आस पड़ोस में एक दबदबा कायम करके रखता है, यानी आस पड़ोस के लोग ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ जानते हैं बल्कि मानते भी हैं। पैतृक संपत्ति के लिए ये मंगल बहुत अच्छे हैं। अगर जन्म लग्न और चंद्र कुंडली मंगल की स्थिति अच्छी है तो पैतृक संपत्ति आप लड़ के भी ले लेंगे, लेकिन अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो यकीन करिए आपको अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, यानी पैतृक संपत्ति में विवाद संभव है। दूसरे भाव में अगर मंगल होते हैं तो इंसान की न सिर्फ वाणी प्रभावशाली होती है बल्कि इंसान अपने परिवार को भी लीड करने वाला होता है। ऐसे इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ये चीज सूर्य में भी देखी गई है कई बार। चंद्रमा से एक घर आगे अगर सूर्य हो तो इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है देखने के लिए मिलती है। मंगल अगर होंगे तो ऐसे इंसान की वाणी जो है वो थोड़ा सा प्रभावशाली या कह सकते हैं ना तेज हो जाएगी। ऐसे इंसान की वाणी में पोलाइटनेस नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है जब वो किसी से अपनी कोई बात कहे तो बहुत ठेठ भाषा में कह दे या ऐसे कह दे कि बहुत सपाट सा उत्तर दे दे। अच्छा, अगर मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे इंसान की वाणी तो प्रभावशाली होती है, धन की स्थिति भी मंगल बहुत अच्छी बनाते हैं। ऐसा इंसान धन कमा भी लेता है और धन को संचित भी कर लेता है। और परिवार में भी ऐसे कई बार देखने में आया है कि मंगल अगर चंद्रमा से एक घर आगे हो तो ऐसा इंसान कमाई के लिए या अपने करियर के लिए अपने परिवार से दूर चला जाता है मगर परिवार को छोड़ता नहीं है। अब चंद्रमा से एक घर आगे अगर बुध बैठे हों तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा इंसान बहुत चालाक हो जाएगा बोलने में, किसके सामने क्या बात कहनी है, कैसे अपनी बात कहनी है, यानी इंसान का जो बोलने का तरीका है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है ये धन भाव होता है लग्न कुंडली में। चंद्र कुंडली में भी दूसरा भाव तो दूसरा ही रहेगा ना, यानी सेकंड हाउस। तो यहां पर बुध होने का मतलब है कि इंसान कैश फॉर्म में बहुत पैसा कमाएगा। ऐसा इंसान ने सिर्फ बोलने में बेबाक और चतुर होगा बल्कि ऐसे इंसान की लेखनी यानी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होगी। ऐसा इंसान बैंकिंग, मैनेजमेंट, फिनांस इन सब फील्ड में बहुत सफल होता है। ऐसा इंसान कभी कभी अगर उसको आपने 4 लोगों के सामने खड़ा कर दिया और उसने बोलना शुरू कर दिया तो जो 4 लोग उसकी बात को सुन रहे हैं वो उसका पूरी बात सुनेंगे, यानी बोलने में वो इतना अच्छा होगा, इतना स्पष्ट और इतना अच्छे तरीके से अपने को प्रेजेंट करेगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे बुध होते हैं, ऐसे लोग अपने परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं, यानी परिवार से विरुद्ध हो ऐसा नहीं होता। परिवार में खास तौर पे बुध अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो आप देखिएगा हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारी ऐसे ग्रह होते हैं जो सीधे तौर पे हमारे जीवन के रिश्तों को दिखाते हैं। बुध जो है वो हमारे जीवन में बुआ का कारक। आपकी कुंडली में अगर बुध बहुत पीड़ित हो रहे हो, जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवमांश कुंडली में, तो आप देखिएगा कि आपके जो बुआ होंगी या बुआ जी होंगी उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, या तो आपसे उनका वैचारिक मतभेद होगा और या तो उनके जीवन में बहुत संघर्ष आपको दिखाई देगा। बुध जो हैं ये वाणी के कारक भी होते हैं, बुद्धि के कारक भी होते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध होने का मतलब है इंसान पैसों के मामले में तिकड़मबाज होगा। उसे कब, कहां, कैसे पैसे बनाने हैं, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, कुछ भी हो, ऐसा इंसान कहीं पर भी हो पैसे बनाना जानता है, यानी पैसे कमाना जानता है। कई बार देखने में आया कि ऐसे जो लोग जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा से दूसरे घर में बैठे हों, ऐसे लोगों के पास कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद भी अपने दम पे ऐसे लोग जो है प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं। मंगल के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में मंगल है तो ऐसा इंसान या तो उसे पैतृक संपत्ति अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिलेगी तो वो खुद खरीदता है।
अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र जब चंद्रमा से दूसरे भाव में आते हैं तो ऐसा इंसान की जो वाणी में पोलाइटनेस चाहिए ना, यानी मीठी वाणी, किसी को भी अपने शब्दों के जाल में लपेट ले। शुक्र जब दूसरे भाव में होते हैं तो कई बार देखने में आता है, अगर जन्म कुंडली में भी शुक्र का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है तो ऐसा इंसान मीठा खाने का शौकीन होता है, मीठा बोलता भी है और मीठा खाने का शौकीन भी होता है। ऐसे इंसान को जनरली या तो पैतृक संपत्ति मिल जाती है और या तो अपनी यंगर एज में ही वो पैतृक संपत्ति बना लेता है। एटलीस्ट अपना घर, भले ही वो छोटा जरूर हो लेकिन सुंदर घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये चीजें वो हमें 100% बना लेगा। शुक्र अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसे इंसान के अंदर भद्रता, अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होगा। बोलेंगे भी बहुत अच्छा, अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत अच्छा करेंगे, परिवार से भी बहुत अच्छा पेश आएंगे और परिवार की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, बशर्ते शुक्र को पीड़ित नहीं होना चाहिए। चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे नवमांश हो, चाहे जन्म कुंडली हो। चंद्र कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति को देखने से पहले, क्योंकि देखिए जरूरी थोड़ी ना है आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही हो, चंद्रमा कहीं पर भी हो सकते हैं। चंद्रमा से एक घर आगे शुक्र बैठे हैं और हो सकता है वो चंद्रमा आपके दशम में हो तो शुक्र एकादश में हो गए, चंद्रमा चतुर्थ में हो तो शुक्र पंचम में हो गए, चंद्रमा सप्तम में हो तो शुक्र अष्टम में हो गए। तो जन्म लग्न में जो शुक्र अष्टम में दिखाई दे रहा है, यहाँ का प्रभाव तो आपको मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि वो चंद्रमा से अगले भाव में है तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आप अपना जीवन थोड़ी सी, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो निश्चय तौर पे ही आप अपना जीवन आगे जाके लग्जरियस या लग्जरी भरा हुआ जरूर बनाएंगे, संपत्ति जरूर बनाएंगे, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होंगे, घर, कुटुंब, आसपास के पड़ोसी आपको बहुत अच्छा मानने वाले, मतलब आपकी जो इमेज होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर चंद्रमा से एक घर आगे शनि है, अब देखिए कहीं कहीं पे जो मैंने आपको सुनफा राजयोग बताया था वहां पर शनि को भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि चंद्रमा के आगे, एक घर आगे अगर शनि हो तो क्या प्रभाव होता है। देखिए अगर चंद्रमा से एक घर आगे शनि है तो ये माता को कष्ट देने वाला होता है, घर में कलह का वातावरण बताता है। कहा जाता है कि शनि अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो माता की हेल्थ इश्यूज और आपके घर में कलह का वातावरण जो है रहता है। ऐसे इंसान को शुरुआती तौर पे, मतलब जो धन की स्थिति है, इनकम, आमदनी, वो बहुत धीमे धीमे रेगुलेट होती है। यानी ऐसे इंसान को छोटे छोटे पदों से या थोड़ी थोड़ी मेहनत करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरे भाव में शनि होने का मतलब है कि ऐसा इंसान भी स्पष्ट वक्ता है, कम बोलेगा लेकिन जो बोलेगा वो ठोस बोलेगा और सामने वाले के मुंह पर बोलेगा, जो सच होगा वही बोलेगा। ऐसे लोगों को भले ही फिर कोई कुछ भी बोले कि आप कड़वा बोलते हैं, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान कम बोलेगा, जब बोलेगा तो स्पष्ट बोलेगा। दूसरे भाव में शनि जब होते हैं तो ऐसा इंसान कई बार पैसा बचाने वाला, सेविंग्स, उसको पैसा कहाँ खर्च करना है ये बात अच्छे से पता होती है। एकदम से तो उसके पास पैसे नहीं आते, लेकिन अपने जीवन में धीरे धीरे करके पैसा कमाने के लिए इंसान रफ्तार पकड़ लेता है। घर परिवार के लिए शनि दूसरे भाव में बहुत अच्छे नहीं माने गए। कई बार ऐसा इंसान घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से कटा हुआ रहता है, वो उतना ही मतलब रखेगा दूसरों से जितना जरूरत है, या भले ही अपने परिवार में हो। अपने दम पे प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने दम पे प्रॉपर्टी बनाता है, समाज में अपना नाम बनाता है, धीमी गति से चलने वाला होता है लेकिन अपने जीवन में खूब सफल होता है। ये शुक्र का घर है और शुक्र शनि के नैसर्गिक मित्र हैं। शनि अगर चंद्रमा से एक घर आगे बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि आप जो है हेल्थ इश्यूज आपको हो, घर में अच्छा वातावरण हो, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो, लेकिन ये शनि जो है आपको जीवन में धीरे धीरे सफल जरूर बनाएंगे। भले जन्म कुंडली में एक बार शनि की स्थिति को आपको जरूर देख लेना है। चंद्रमा से एक घर आगे गुरु होते हैं, ये सबसे अच्छा योग होता है, इंसान को बहुत अच्छा बनाता है। मतलब चंद्रमा से एक घर आगे अगर गुरु हैं तो ऐसा इंसान ज्ञानवान भी होगा, इंटेलिजेंट होगा, फिल्टर्ड नॉलेज, ऐसे इंसान के पास परिमार्जित ज्ञान होगा, बड़बोला नहीं होगा। बुध अगर खराब स्थिति में हो जाए चंद्रमा से एक घर आगे तो ऐसा इंसान बड़बोला हो जाएगा, लेकिन गुरु के केस में मैंने ऐसा नहीं देखा। भले गुरु पीड़ित भी हो तब भी चंद्रमा से एक घर आगे अगर गुरु है तो ऐसा इंसान सार्थक बोलने वाला होगा। कभी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको या उसकी फैमिली में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए या उसकी वजह से उसके परिवार वालों को कभी भी शर्मिंदगी उठानी हो। चंद्रमा से एक घर आगे जब गुरु होते हैं तो ऐसा इंसान ज्ञानवान होता है लेकिन अपना ज्ञान दिखाता नहीं है, मेहनती होता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में अपनी नॉलेज का कभी गलत इस्तेमाल, या कहते नहीं शो ऑफ के लिए अपनी नॉलेज नहीं दिखाता। प्रॉपर्टी, परिवार, दोनों चीजें ऐसे इंसान की लाइफ में खूब होती हैं। अपने परिवार को साथ में लेकर चलने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला। धन की स्थिति दूसरे भाव में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं तो ये बहुत अच्छा है। कम उम्र से ही ऐसा जो इंसान होगा वो जिम्मेदार हो जाएगा और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। इसीलिए कई बार देखने में आता है कि चंद्रमा से एक घर आगे अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही पैसा कमाने लगते हैं या कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, मे भी ट्यूशन पढ़ाने लगें, कहीं जॉब कर लें। लेकिन ऐसा इंसान किसी दूसरे के ऊपर बोझ बनना कभी पसंद नहीं करता। बात करने में बहुत ही शालीन, वाणी बहुत जबरदस्त,
ज्ञान के मामले में अद्वितीय यानी बहुत बढ़िया, और धन संग्रह, धन कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये सारी चीज़ें गुरु जो हैं चंद्रमा से एक घर आगे बैठकर दे देते हैं। चंद्रमा से एक घर आगे राहु और केतु, लगभग फल एक जैसा ही होता है, हालांकि थोड़े से अंतर आते हैं। लेकिन जैसे बात करें राहु और केतु, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि राहु केतु अगर चंद्रमा से एक घर आगे हैं तो इनके साथ कोई और ग्रह तो नहीं बैठा, ये किसकी राशि में बैठे हैं, जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कहाँ है। चंद्रमा से एक घर आगे जब राहु होता है और राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा इंसान बोलने में बहुत चतुर हो जाएगा। मतलब उसकी वाणी ऐसी होगी कि वो अपने वाणी के प्रभाव में किसी को भी ले सकता है, किसी से कोई बात मनवा सकता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में चंद्रमा से एक घर आगे हो तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सेल्समैन देखा गया है। कहते हैं ना, कुछ ऐसे सेल्समैन होते हैं जो आपको बिना जरूरत की चीजें भी आपको बेच देते हैं। राहु वो वाला गुण देते हैं। धन के मामले में अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यकीन करिए कि धन की बहुत परेशानी होती है। एक तो धन आता नहीं है और दूसरा धन जितना आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। इंसान कर्जे से और पैसे के लिए बहुत परेशान रहता है। और राहु अगर दूसरे भाव में अच्छी पोजीशन में बैठे हों तो कई बार ये पैतृक संपत्ति तो दिला ही देते हैं, और कभी कभी आसपास की पैतृक संपत्ति, कहते हैं ना दूर के किसी रिश्ते की प्रॉपर्टी हमको मिल गई, जो हमें उम्मीद नहीं थी वो प्रॉपर्टी भी मिल गई, ऐसा भी दे देते हैं। अचानक धन लाभ देते हैं, बहुत अच्छी वाणी देते हैं, और ऐसा इंसान घर परिवार या अपने कुटुंब में खुद के दम पे अपना नाम बनाने वाला होता है और खुद के दम पे प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है। हर तरह से ये राहु आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर राहु पीड़ित नहीं है तो, राहु पीड़ित है तो इन सभी चीजों में आपको जो है कमी देखने के लिए मिलेगी। सेम यही चीज केतु के साथ भी होती है। हालांकि केतु के लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले राशि देख लीजिए कि केतु किसकी राशि में बैठे हैं। जिसकी राशि में केतु बैठे हैं उसका राशिपति कहाँ है। राहु की अपेक्षा केतु थोड़ा सा कम प्रभावशाली होते हैं, मतलब राहु की तरह केतु जो है उतना नहीं चीजें बिगाड़ते। अगर पीड़ित भी हो जाए तब भी इंसान की वाणी अच्छी रहेगी, वो वाणी से दूसरों का अपमान नहीं करेगा जब तक कि उसे बहुत गुस्सा ना आ जाए तब तक। और केतु अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसा इंसान थोड़ा सा भविष्य के प्रति अपने जिम्मेदार हो जाता है, या आने वाली घटनाओं के प्रति उसके अंदर थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाता है। कब जब जैसा तब तैसा, जैसे लोग सामने होंगे वैसे उनसे बात करेगा, धार्मिक होगा। अब केतु बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तब की बात अलग है। राहु और केतु दोनों ही में से ही अगर कोई चंद्रमा से एक घर आगे हो तो इंसान को हमेशा अपनी वाणी अच्छी रखनी चाहिए। गंदी भाषा का या इस तरह की भाषा जो किसी को पसंद ना आए कभी भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था चंद्रमा से एक घर आगे सभी ग्रहों का प्रभाव। इसी तरह आने वाले वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा से एक घर पीछे सभी ग्रहों का प्रभाव। उसी वीडियो या मे बी उसके अगले वीडियो में मैं आपको सुनफा राजयोग, अनफा राजयोग, दुर्धरा या दरुधरा योग और केमद्रुम योग, ये तीनों के बारे में मैं जानकारी दूंगा और विस्तृत रूप से हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो आप भी बताइए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे कोई ग्रह है? अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कौन सा ग्रह है और कितने ग्रह बैठे हैं? और ये भी बताइए कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।